नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 20 तक के बारे में। भारतीय संविधान भाग 3 में कुल अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 3 भारतीय संविधान का हृदय है। यह नागरिकों को न केवल अधिकार देता है बल्कि सरकार को सीमित भी करता है ताकि लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी रहे। अब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 20 तक को विस्तृत रूप में सरल भाषा और उदाहरणों के साथ समझेंगे। मूल तौर पर हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार सरकारों द्वारा संचालित किया जाता है। तो चलिए जानते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। इस अनुच्छेद में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। इसका मतलब केवल सरकार नहीं बल्कि वे सभी संस्थाएं हैं जो सरकार के नियंत्रण में आती हैं। जैसे जानते हैं कि राज्य में क्या क्या हम शामिल कर सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, संसद और राज्य विधानसभाएं, भारत के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम, पंचायत इत्यादि, सरकार द्वारा नियंत्रित कोई भी संस्था जैसे ओएनजीसी, एलआईसी, सेल आदि। मतलब इस गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी जो सरकार द्वारा संचालित संस्था हो वो भी इसके अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अगर किसी सरकारी संस्था जैसे रेलवे या नगर निगम ने किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है तो अदालत में जा सकता है क्योंकि राज्य की परिभाषा में आते हैं। कोई भी सरकारी संस्था जहां पर भारत का नागरिक अपनी सेवा दे रहा है या कार्य कर रहा है उसमें अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 12 उन पर रोक लगाता है, लागू होता है। आइए जानते हैं अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो संसद द्वारा बनाए गए हैं और जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उन्हें इस अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मूलतः जानने वाली बात यह है कि अगर सरकार द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा तो अनुच्छेद 13 के तहत शून्य माना जाएगा, वह कानून शून्य माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर देख लें तो अगर सरकार ऐसा कानून बनाती है कि कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना नहीं कर सकता है तो यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगा, इसलिए वह कानून अवैध माना जाएगा। जानते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का बात करता है। जैसे उदाहरण पर देख ले तो अगर एक आम नागरिक अपराध करता है और वही अपराध कोई मंत्री करता है तो दोनों पर एक ही कानून लागू होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है जानने वाली कि अनुच्छेद कानूनी समानता और समान संरक्षण के लिए जाना जाता है। मतलब इस अनुच्छेद के तहत सभी को समान कानून के अंतर्गत रखा जाएगा। आइए जानते हैं अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है।
अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करने के बारे में बताया गया है। जानते हैं, राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। जैसे अगर सरकार कोई भी कानून या कोई भी योजना बनाती है तो उसमें किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उसके मूल स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रावधान नहीं है। लेकिन राज्य इनमें महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति जिसको हम लोग एससी समाज जानते हैं और अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग एसटी समाज कहते हैं और पिछड़े वर्ग जो ओबीसी कहलाता है उनके लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। उदाहरण देख ले तो सरकार एससी एसटी वर्ग के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना बना सकती है। यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है बल्कि इसकी अनुमति है। आइए जानते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर देने की बात करता है। सरकारी नौकरियों और पदों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन अगर राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान कर सकता है ताकि वे भी समान रूप से आगे बढ़ सके। उदाहरण के तौर पर देख लें तो अगर किसी सरकारी नौकरी में 15% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं तो अनुच्छेद 16 के तहत वैध माना जाएगा। अब जानते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है, जिसको हम लोग अनटचेबिलिटी बोलते हैं, छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के प्रावधान में शामिल है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता अधिनियम 1955 कानून बनाया गया, जिसे बाद में सिविल राइट एक्ट 1955 कहा गया। इसका उदाहरण देख लें। यदि कोई व्यक्ति किसी दलित को मंदिर में प्रवेश से रोकता है तो उसके साथ सामाजिक भेदभाव करता है, जिसके लिए उसे सजा मिल सकती है। अब जानते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। इसमें उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। जैसे जानते हैं कि राज्य किसी व्यक्ति को कोई भी उपाधि नहीं देगा सिवाय सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों के। जैसे कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी सरकार से उपाधि नहीं ले सकता है। जैसे जो उपाधि होते हैं राजा, राय बहादुर, सर जैसी उपाधियां अब मान्य नहीं है। उदाहरण देख लें, भारत में किसी को सर, राजा या नवाब जैसी उपाधि लेना संविधान के खिलाफ है, परंतु डॉक्टर या प्रोफेसर जैसी शैक्षणिक उपाधियां मान्य हैं। आइए जानते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान करता है। मूलतः इसमें मेन अनुच्छेद 19 ही है। तो जानते हैं अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। और छठा है किसी पेशे या व्यापार को अपनाने की स्वतंत्रता। उदाहरण अगर देख लें तो कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकता है
अन्यथा मतलब इसमें छूट है जब तक कि वह देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान ना पहुंचाए। हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उसकी योजना का आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वह तभी तक होगा जब तक वह हमारा जो कार्य है वह हमारे देश की सुरक्षा को नुकसान ना पहुंचाए या किसी सामाजिक व्यवस्था या सार्वजनिक जगहों पर उसको नुकसान ना पहुंचाए, तभी तक वो लागू है। अगर कभी भी ऐसा होता है तो ये जो 6 अधिकार है इनमें से कोई भी नागरिक को नहीं मिलेगी अगर हम इसका उल्लंघन करते हैं तो। चलिए अब जानते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसको जानते हैं। किसी अपराधी के साथ न्यायिक प्रक्रिया में अन्याय ना हो, इसके लिए अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रमुख सुरक्षा दी गई है। जैसे भारत के नागरिक अगर किसी परिस्थिति में कोई भी अपराध करते हैं तो उनको एक मानवीय व्यवहार के तहत कैद में रखा जाए या उनके साथ अन्याय ना हो, उसके लिए अनुच्छेद 20 के तहत 3 सुरक्षा उन्हें दी गई है। पहला है पूर्वव्यापी दंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलते हैं। आइए जानते हैं इसको। किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता जो उस समय अपराध नहीं किया था, अपराध नहीं था जब उसने किया था। मतलब जिस टाइम उसने अपराध किया था, अगर उस टाइम पे वह कानून नहीं था तो उसके लिए आप उसे सजा नहीं दे सकते हैं। जैसे उदाहरण पर देख लें, अगर आज नया कानून बना कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग अपराध है तो उसे उन लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता जिन्होंने पहले ऐसा किया था। दूसरा है द्वितीय अभियोजन से सुरक्षा, इसको इंग्लिश में डबल जियोपार्डी कहते हैं। आइए जानते हैं इसको। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। उदाहरण देखें, अगर किसी को चोरी के मामले में सजा हो चुकी है तो उसी अपराध के लिए उसे दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। अब जानते हैं तीसरे प्रावधान के बारे में, जो स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने से इनकार का अधिकार प्रदान करता है, जिसको हम लोग सेल्फ इनक्रिमिनेशन कहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर पुलिस किसी अभियुक्त को यह नहीं कह सकती कि तुम खुद स्वीकार करो कि तुमने अपराध किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 20 तक का अध्ययन किया है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूँ। धन्यवाद।